कैसे हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है सप्लाई ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में इंट्रोडक्शन संक्षेप में देखेंगे कि आखिर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, ये है क्या। तो सप्लाई ऑफ मनी जो होता है ये किसी भी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा होती है। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, तो किसी भी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा होती है। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, तो किसी भी देश में किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा, यही सप्लाई ऑफ मनी कहलाती है। सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत क्या आता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। करेंसी में क्या आते हैं आपके, तो जनता के पास जो सिक्के होते हैं और जो नोट होते हैं ये आते हैं। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जो आपके बैंक में सेविंग्स होते हैं या करंट अकाउंट में जो आपके होते हैं उन सबों को चेक के माध्यम से, चेक द्वारा जो आप निकालते हैं उसी को हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आपके मांग पर बैंक द्वारा ये राशि आपको चूँकि दी जाती है। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, किसी भी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा होती है जिसका निर्धारण हम करेंसी और डिमांड डिपॉजिट के द्वारा करते हैं। करेंसी क्या है, तो जनता के पास जो नोट और सिक्के होते हैं वो करेंसी के अंतर्गत आते हैं। और डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों में आपके करंट अकाउंट या बचत खाते, सेविंग अकाउंट में पड़ी हुई राशियां होती हैं जिसको आप चेक के माध्यम से मांगने, आपके द्वारा चेक के माध्यम से मांग करने पर बैंक द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। अब देखिए, सप्लाई ऑफ मनी की जो अर्थ है इसको दो रूपों में लिया जाता है, एक व्यापक रूप और दूसरा जो है संकीर्ण रूप है। सप्लाई ऑफ मनी का जो अर्थ होता है, अब इसके अर्थ को समझते हैं। तो इसके अर्थ को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है संकीर्ण रूप में, तो दूसरा होता है संकीर्ण रूप में, तो दूसरा होता है व्यापक रूप में। संकीर्ण रूप में हम इसको ही शामिल करते हैं, यानी जनता के पास जो सिक्के और नोट होते हैं, इसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसी को हम लोग संकीर्ण अर्थ में सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, नोट, जनता के पास सिक्के, दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाए, करेंसी कहलाए। और इसके अलावा जो है ये मांग जमाएं, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। इसीलिए ये सम्मिलित रूप से आपका जो है ये सप्लाई ऑफ मनी कहलाए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि इसको हम लोग M1 से डिनोट करते हैं। भारत सरकार द्वारा, भारत में भारत सरकार और RBI के द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, नोट और सिक्के ये भारत सरकार और RBI के द्वारा निर्गमन किए जाते हैं। भारत सरकार 1 रुपये का जो नोट होता है इसका निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बाकी जो भी रुपए होते हैं 1 रुपये को छोड़कर, 1 रुपये को छोड़कर उसको RBI द्वारा उसका निर्गमन किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब व्यापक अर्थ में सप्लाई ऑफ मनी का क्या अर्थ होता है, तो इसके जब व्यापक अर्थ को देखते हैं तो मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है।
फ्रीडमैन का नाम आता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत करेंसी मांग जमाओं के अलावा सावधि जमाओं को शामिल किया। इसमें क्या किया? करेंसी डिमांड डिपॉजिट के अलावा टाइम डिपॉजिट को ही भी शामिल किया है इसमें। अब ये उनका ये मानना था कि सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत करेंसी और डिमांड डिपॉजिट के अलावा टाइम डिपॉजिट को इसलिए इसमें शामिल किया गया कि आप जब चाहें आप टाइम डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सावधि जमा को मांग जमा में बदला जा सकता है। उनका ये मानना था, इसीलिए उन्होंने सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत करेंसी डिमांड डिपॉजिट के अलावा टाइम डिपॉजिट को भी शामिल किया था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसको हम लोग ब्रॉड सेंस में क्यों लेते हैं, इसको नैरो सेंस में क्यों लेते हैं, यानी संकीर्ण रूप में इसको और व्यापक रूप में इसको इसलिए लेते हैं। संकीर्ण रूप में इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ तरल संपत्तियों को ही यानी लिक्विड एसेट्स को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी में इसको संकीर्ण अर्थ में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, तरल संपत्तियों को ही शामिल किया जाता है। तरल संपत्तियां यानी कि कैश को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत करेंसी डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो टाइम डिपॉजिट है, इसको व्यापक अर्थ में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि टाइम डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट में कन्वर्ट करने में कुछ समय लगता है। इसीलिए ये व्यापक रूप में सप्लाई ऑफ मनी को परिभाषित करता है। तो अब चलते हैं हम क्या कि हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। मनी के सप्लायर्स कौन कौन से हैं? तो मनी के सप्लायर्स कौन कौन से हैं, खास करके भारत में या अन्य जगहों पे जब हम देखते हैं तो सप्लायर कौन कौन से हैं मनी के, आपूर्तिकर्ता या पूर्तिकर्ता कौन कौन से होते हैं? तो उस देश की सरकार होती है, उस देश का सेंट्रल बैंक होता है और अदर कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि सप्लायर्स होते हैं। भारत के बारे में जब हम चलते हैं तो भारत में मुद्रा की आपूर्ति करने वाले एक तो हो गई भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई एक, दूसरा जो है आपका आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा कमर्शियल बैंक्स हो गए। ये सब मुद्रा की आपूर्ति करते हैं, मुद्रा की पूर्ति करते हैं, यानी जो मुद्रा आप तक हम तक पहुंचती है उसके लिए भारत में भारत सरकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ की केंद्रीय बैंक, और कमर्शियल बैंक्स हैं। यहाँ पे इन संस्थाओं के द्वारा जो मुद्रा आप तक हम तक सप्लाई होती है उसे सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत रखा जाता है, और जो मुद्रा ये अपने पास रखते हैं उसे सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, यानी उन्हें मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता क्योंकि उस मुद्रा में गति नहीं होती है, ये वो सर्कुलेट नहीं होते हैं। आपके द्वारा या हमारे द्वारा उस मुद्रा का मूवमेंट किया जाता है, लेकिन वही मुद्रा जब इन तीन संस्थाओं के पास पड़ी हुई रहती है उसमें सर्कुलेशन नहीं होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं होती है, तो इसके कारण वो मुद्रा सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुद्रा इन तीन संस्थाओं के द्वारा आप तक हम तक पहुंचती है वो मुद्रा सप्लाई ऑफ मनी कहलाती है, और जो मुद्रा इनके पास रहती है वो सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत नहीं आती है। अब इसके जो अदर पार्ट्स हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और इसे आगे की तरफ बढ़ाएं।